हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फिनिश किया कार्नोट साइकिल से रिलेटेड जो भी पोर्शन था। हम देख चुके कार्नोट साइकिल क्या है, कार्नोट थ्योरम क्या है, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है, उसकी कार्य गुणांक या वर्क फंक्शन क्या है, और देन हमने देखा हीट पंप जो कि रिवर्सल है हीट इंजन का। तो ये सब चीज़ें देखी और हमने अब तक ये समझा कि जो हीट से वर्क कन्वर्जन के दौरान जो लॉस होता है वो लॉस जो है वो यूनिवर्स की एंट्रोपी या उसकी रैंडमनेस को इंक्रीज़ करने में काम आता है। तो नई टर्म हमारे यहाँ लास्ट लेक्चर में एंड में आई थी एंट्रोपी। तो एंट्रोपी जो वर्ड है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, एन प्लस ट्रॉप। ट्रॉप मीन्स चेंज एंड दैट इज एनर्जी चेंज। तो एनर्जी चेंज, जब भी कोई हीट से किसी दूसरी एनर्जी में फॉर्मेशन होगा उस दौरान जो एनर्जी जनरेट होगी वो कहलाएगी एंट्रोपी। वहीं से इसका नाम आया है एंट्रोपी। क्लासियस ने कोट की थी ये। तो एंट्रोपी जो टर्म है ये अगर थर्मोडायनामिक्स के एस्पेक्ट में देखें तो हमने जितनी टर्म अब तक पढ़ी हैं उसमें पढ़ा हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, और अब नई टर्म आई है एंट्रोपी। और एंट्रोपी बेसिकली क्या है? एंट्रोपी है रिवर्सिबली आपने जो हीट एब्जॉर्ब या इमिट की, चाहे एब्जॉर्ब की हो चाहे इमिट की हो, यहाँ जो इम्पोर्टेंस है वो है विनिमय, एक्सचेंज पर। एब्जॉर्प्शन हो या इमिशन हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ चेंज इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़ डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी। और अगर ये टर्म छोटी है तो हम कह सकते हैं डी एस इक्वल्स टू डी क्यू रिवर्सिबल एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर। किसी नियत ताप पर उत्क्रमणीय रूप से अवशोषित या उत्सर्जित जो ऊष्मा है, परिवर्तन है, वो किसके बराबर है? वो एंट्रोपी परिवर्तन के बराबर है। और एंट्रोपी भी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी की तरह एक पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। वर्क और हीट की तरह पाथ फंक्शन नहीं है। तो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है। तो वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आप ए से बी तक किस पाथ से पहुँचे हैं या बी से ए वापस किस पाथ से जा रहे हैं। अगर आप ए से बी और बी से ए वापस आते हैं तो दोनों पाथ जो हैं उनसे जनरेट होने वाली जो एंट्रोपी है वो सेम होगी। तो एंट्रोपी वो राशि है जो पथ पर निर्भर, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। ये एक स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है, केवल और केवल अवस्था पे निर्भर करता है। तो और इसकी इकाई क्या होगी? ऊपर हीट है तो हीट को आप कैलोरी में लिखते हैं, कैलोरी, और डिग्री में टेम्परेचर हो तो कैलोरी डिग्री सेंटीग्रेड। बट जो साइंस का पर्सपेक्टिव उसमें जूल, और टेम्परेचर जो लिखेंगे वो केल्विन में, तो जूल केल्विन इन्वर्स जो है इसकी इकाई कही जा सकती है एंट्रोपी की। नाउ अब जो हम बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि वास्तव में ये स्टेट फंक्शन है या नहीं है, और है तो क्यों है। तो आप देखें कार्नोट साइकिल से हमारे एक चीज़ समझ में आ गई है कि Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ Q1 अपॉन T1 इक्वल्स टू Q2 अपॉन T2, या ऐसे भी लिख सकते हैं Q2 अपॉन T2 माइनस Q1 अपॉन T1 इक्वल्स टू 0। तो कार्नोट की जो स्टेप्स थी वो थी आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस और एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क जो देख रहे थे हम। तो ये सोर्स से ली गई और ये दी गई। तो यहाँ ये जो साइन है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम बात कर रहे हैं एंट्रोपी की तो साइन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट है कि एक्सचेंज कितना हुआ है, क्वांटिटी ऑफ हीट एक्सचेंज। सो मैं इस तरीके से लिखूं, और जब मेरे लिए ये साइन इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ जितनी भी तरह का हीट एक्सचेंज है दैट विल क्रिएट रैंडमनेस। अगर सिस्टम में आ रही है तो सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ेगी, सराउंडिंग में जा रही है तो सराउंडिंग की, एंड द रैंडमनेस ऑफ टोटल यूनिवर्स इज अकाउंटेबल फॉर एंट्रोपी चेंज। सो हमारे लिए सारे तरह के एक्सचेंजेस इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ।
तो ऐसा माने हम कि ए से बी पाथ फर्स्ट है, उससे मान लो कोई हीट चेंज हुआ, फिर वापस बी से ए आया जो हीट चेंज हुआ, तो टोटल हीट चेंज एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज अकाउंटेबल फॉर एंट्रोपी चेंज। ठीक है। नाउ अब हम इसको एक साइक्लिक प्रोसेस मान लें कि आप ए से बी तक गए और बी से वापस ए तक आए। ए से बी तक गए, आपने Q1/T1 जो था टेम्परेचर T1 था और Q1/T1 हो गया, एंड देन टेम्परेचर T2 था, Q2 हीट इमिट हुई या एब्जॉर्ब हुई, तो B to A आए तो आप क्या हो गया Q2/T2। तो यहाँ से मैं इसी को मैं थोड़ा आगे देखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी हीट चेंज हुआ किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो टेम्परेचर पे, वो सब का टोटल जो है वो क्या है, एंट्रोपी है। उन सब का टोटल क्या है, एंट्रोपी है। और अगर ये चेंज ये दो बड़े स्टेप में नहीं हो के छोटे 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 बहुत सारे स्टेप्स में होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये चेंज बहुत छोटा है देन dQ/T। और इन छोटे छोटे चेंज में हम ये समेशन का साइन जो है, जैसे मैं ए से बी जा रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ dQ, और ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है रिवर्सिबली हो रहा है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा, पर अब मुझे पता है, प्लस B to A dQ/T एंड इक्वल्स टू 0। ठीक है। सो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं अगर इसको ऐसे लिखूं कि dQ/T A to B इक्वल्स टू माइनस B to A dQ/T, तो ये जो है ये है पाथ फर्स्ट का और ये है पाथ सेकंड का, और ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है। माइनस साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो ये दोनों, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, A to B में जो चेंज हुआ दैट इज और यू कैन से SA या SB, तो इसको आप कह सकते हैं SA, और सेकंड पार्ट को आप कह सकते हैं SB। तो SA इक्वल्स टू माइनस SB इक्वल्स टू SA, और ये भी चेंज है, ये भी चेंज है बहुत सारे स्टेप्स का, तो डेल्टा SA माइनस डेल्टा SB इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स किसी भी पाथ से आप जाएं तो जो आपको वैल्यू मिलेगी एंट्रोपी चेंज की, वो क्या मिलेगी, बराबर। अलग अलग पाथ से जो चेंज है एंट्रोपी का उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। दैट मीन्स इट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन स्टेट, अवस्था। वो केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, अवस्था पर निर्भर करता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है वो रिवर्सिबली एक्सचेंज हुई हीट डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच दैट हीट एक्सचेंज अकर्स। तो उनका जो अनुपात है, जो रेशियो है, दैट इज़ एंट्रोपी। और एंट्रोपी के लिए जो यूनिट है दैट इज़ जूल केल्विन इनवर्स। और एंट्रोपी पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है, चाहे आप, तभी साइक्लिक प्रोसेस की टोटल एंट्रोपी क्या आई है, 0 आई है। साइक्लिक प्रोसेस की टोटल एंट्रोपी 0 है। दैट मीन्स कि आप साइकिल में एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे तो जितनी उसने एंट्रोपी गेन की उतना ही उसने लॉस किया, टोटल एनर्जी 0। दैट मीन्स कि अगर A to B या B to A अलग अलग पाथ से काम हुआ है तो दोनों तरफ जो एंट्रोपी चेंज होगा वो क्या आएगा, बराबर आएगा। और ऐसा तभी संभव है जब ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं हो। तो एंट्रोपी पाथ डिपेंडेंट नहीं है, एक स्टेट फंक्शन है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर जो हमारा पार्ट है एंट्रोपी का। अब आप एक चीज़ समझें कि अगर ये प्रोसेस एडियाबैटिक हो, किसी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आप एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या होती है, हीट एक्सचेंज क्या होता है, 0। जब हीट एक्सचेंज 0 है तो ये जो, तो 0/T दैट इज 0, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, 0। तो आप एडियाबैटिक प्रोसेसेस आर आल्सो कॉल्ड आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का दूसरा नाम क्या हो गया,
आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है और अगर आप स्टडी कर रहे हैं आइडियल गैस की और आइसोथर्मल एक्सपांशन है, आइसोथर्मल एक्सपांशन है, आइसोथर्मल एक्सपांशन है, तो आप देखें क्या होता है वर्क होता है 2.303 RT ln V2/V1, that is work. For ideal gas, E is only function of temperature. For isothermal, delta T is 0, so delta E is also 0. तो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल वर्क इज इक्वल्स टू रिवर्सिबल हीट. सो दिस वर्क इज इक्वल्स टू, तो मैं लिख सकता हूँ 2.303 RT ln V2/V1. और डेल्टा एस एंट्रोपी क्या होता है, रिवर्सिबली जो आपका हीट एक्सचेंज हुआ और वो जिस टेम्परेचर पे हुआ दैट इज T, तो T कैंसिल आउट. तो वो व्हाट इज डेल्टा एस, आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एस होता है 2.303 R ln V2/V1 या 2.303 R ln P1/P2. तो ये जो हम पहले से जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखा उसको यूज़ करते हुए हमें अगर कहीं लिखा हुआ मिलता है आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है तो उसका मीनिंग भी क्या है कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस है. और अगर कहीं हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है आइसोथर्मल के लिए, दैट इज़ नथिंग बट डिपेंडेंट ओनली चेंज इन वॉल्यूम V2/V1. ln आपको पता है, सॉरी यहाँ ln लिखा है मैंने, ये दैट शुड बी log, क्योंकि हमने 2.303 ऑलरेडी लिख रखा है. तो log V2/V1 R एक कांस्टेंट है और 2.303 एक कांस्टेंट है. तो ये कांस्टेंट सिर्फ हमें क्या चेंज देखना है, चेंज इन वॉल्यूम देखना है या चेंज इन प्रेशर देखना है. आप उसकी मदद से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी. क्यों, क्योंकि फॉर आइडियल गैस डेल्टा इज 0 इन आइसोथर्मल प्रोसेस. सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एंट्रोपी. सेकेंडली, मैं जैसा अभी नाम है एंट्रोपी, एनर्जी ड्यूरिंग चेंज, एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है ड्यूरिंग चेंज, दैट इज़ एंट्रोपी. आप देखें कि डेल्टा एस इक्वल्स टू बाई टी, और अगर स्मॉल चेंज है तो हम कह सकते हैं डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. अगर मैं वेपोराइजेशन की बात करूं, मान लो कोई लिक्विड है वो वेपराइज हो रहा है, तो जब भी हम ये बात करते हैं तो वेपोराइजेशन या स्टेज चेंज की, फ्यूजन वेपोराइजेशन की, तो हम जनरली नेचुरल प्रेशर पे, मतलब 1 एटमॉस्फेयर पे बात कर रहे हैं. 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर इज़ कांस्टेंट. तो जब प्रेशर कांस्टेंट है देन आप लिख सकते हैं, और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो दिस इज जस्ट इक्वल्स टू DH. क्यों, क्योंकि H इक्वल्स टू E प्लस PV और DH इक्वल्स टू DE प्लस PDV प्लस VDP. और हमें पता है प्रेशर कांस्टेंट है तो ये टर्म गई, एंड दिस इज जस्ट इक्वल्स टू DQP. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं. अब अगर वेपोराइजेशन हुआ है तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इज जस्ट इक्वल्स टू एंट्रोपी. सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज डेल्टा एस या यू कैन से DS. सिमिलरली सब्लिमेशन की एंथैल्पी है तो सब्लिमेशन की एंथैल्पी तो D, दैट इज DS. सो you can directly define entropy
इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज। जब भी ये प्रोसेस चेंज होते हैं, जब आप देखें कि जब बॉइलिंग हो रही है वाटर की, तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, वेपराइजेशन होगा। जब वेपराइजेशन हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता जब तक कि पूरी तरह वो वेपराइज नहीं हो जाए। वो टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता? वो टेम्परेचर चेंज इसलिए नहीं होता, जितनी आप हीट सप्लाई कर रहे हैं उतनी उन मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ रही है और वो वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसी रैंडमनेस का अकाउंट क्या है, एंट्रोपी है, और इसी कारण वो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सिमिलरली फ्यूजन पे, सब्लिमेशन पे, इन सब का टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, बट दो प्रोसेस चेंज होता है उस दौरान एंट्रोपी जो है उसमें अव्यवस्था, जो रैंडमनेस है उसमें जो चेंज होता है उसकी वजह से वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो जितनी भी आपने हीट सप्लाई की है, जितनी भी आपने एनर्जी सप्लाई की है, वो सारी की सारी किस में काम आ जाती है, एंट्रोपी कन्वर्जन में काम आ जाती है। दैट इज चेंज इन एंट्रोपी। सो दिस इज जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ एंट्रोपी। जो हमारे सिलेबस में एक पार्ट है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, एंट्रोपी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसकी इम्पोर्टेंस हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। तो प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो एंट्रोपी प्रेशर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम तीनों पे डिपेंड करेगी। वैसे भी किसी भी स्टेट को डिफाइन करने के लिए 4 राशियाँ चाहिए, कंपोजिशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। और एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट को डिफाइन करने वाले पैरामीटर्स पे वो डिपेंड करेगी। कंपोजिशन इन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स, पहली क्लास से मैं कह रहा हूँ, इन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक्स कंपोजिशन होता है वो ऑलवेज कि पहले ही क्या कर लिया जाता है, फिक्स कर लिया जाता है, दैट इज़ कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो कंपोजिशन कांस्टेंट हो गया, बाकी 3 जो चर राशियाँ हैं, वेरिएबल्स हैं, उन तीनों पे एंट्रोपी डिपेंड करती है, तो वो तीनों का फंक्शन है। बट एट ए टाइम हम 2 को लेके चलते हैं, टेम्परेचर वॉल्यूम या टेम्परेचर प्रेशर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वॉल्यूम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर आप वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली यू ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड प्रेशर एंड टेम्परेचर। सिमिलरली जब आप प्रेशर टेम्परेचर ले चुके हैं तो वॉल्यूम को लेने की ज़रूरत है नहीं। तो हम 2 अलग अलग डेरिवेशन देखेंगे, एक वॉल्यूम और टेम्परेचर के एस्पेक्ट में, एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, और दूसरा देखेंगे एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, थैंक यू।